हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज है एमपीजीके की क्लास 7 और क्लास 7 का टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु और मध्य प्रदेश में वन संसाधन। दोनों ही टॉपिक आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले 6 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, वहाँ क्लिक करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। और आप सारे लेक्चर लाइन से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती है, कनेक्ट करती है, तो फिर आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे आज के लेक्चर में। जैसे कि हम जलवायु पढ़ेंगे तो अलग अलग भौतिक प्रदेश की जलवायु क्या है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से भौतिक प्रदेश है, उसका प्राकृतिक विभाजन क्या है। ठीक है, तो वो सब आपको पता होगा तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु। इससे पहले हमको टर्म जलवायु को समझना बहुत ज़रूरी है कि जलवायु होता क्या है। देखो, दो चीज़ें होती है, एक होता है मौसम, एक होता है जलवायु। मौसम क्या होता है? जो डे टू डे की जो वेदर कंडीशन होती है, जैसे हम बोलते हैं आज बारिश हुई है, अल्पकालीन जो परिवर्तन होते हैं वायुमंडल में, वो होती है मौसम। ठीक है। जलवायु क्या होती है? जो वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन होते हैं। लगभग पर्टिकुलर एरिया में 30 से 35 साल का क्लाइमेट क्या रहा, जलवायु क्या रही। और जो जलवायु है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है मेनली। एक होता है टेम्परेचर, वहाँ का तापमान, और एक होता है रेनफॉल, वहाँ कितनी बारिश हुई है। ठीक है, तो ये होता है जलवायु। और डिटेल में पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की ऋतुएं पढ़ेंगे, कहाँ पर किस टाइप का टेम्परेचर रहता है, रेनफॉल क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। और मैप से याद करना तो ज़्यादा अच्छा होगा, और जलवायु से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र। तो मैप से समझेंगे। सबसे पहला है उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान, ये जो नंबर 1 मैंने डाल रखा है, ये पूरा क्या हो जाएगा? उत्तर का मैदान। यहाँ पर जब समर सीज़न आता है तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और जब विंटर सीज़न आता है तब ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो विषम जलवायु का क्षेत्र है यह। सेकंड आता है मालवा पठार क्षेत्र। ये पूरा क्या हो जाएगा? मालवा पठार क्षेत्र। जब समर सीज़न आता है तो साधारण गर्मी पड़ती है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, और जब विंटर सीज़न आता है तो साधारण ठंड पड़ती है, ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? सम जलवायु क्षेत्र। और इसी कारण से जो चीनी यात्री फायन आया था, उसने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, तो ये 3rd नंबर का, यहाँ से लेकर ये पूरा आ जाएगा, सतपुड़ा वाला एरिया भी आ जाएगा। यहाँ पर जब गर्मी पड़ती है तो साधारण गर्मी पड़ती है। ठीक है, जब समर सीज़न आता है तो गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन जब ठंडी आती है, जब विंटर सीज़न आता है तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है। नर्मदा घाटी क्षेत्र, ये जो 4थे नंबर का है, नर्मदा घाटी क्षेत्र, यहाँ पर जब समर सीज़न आता है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब ठंडी का सीज़न आता है, जब विंटर सीज़न आता है, तो साधारण ठंड पड़ती है। आई होप आपको चारों जो क्षेत्र है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को मेनली 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है उत्तर का मैदान, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, और चौथा है नर्मदा घाटी क्षेत्र। अब जो उत्तर का मैदान है वहाँ अधिक गर्म अधिक ठंडी, जो मालवा का पठार है वहाँ पर साधारण गर्म साधारण ठंडी, तीसरा जो विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, गर्मी तो साधारण लेकिन ठंड ज़्यादा, और चौथा जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा और ठंड साधारण पड़ती है। तो चारों अच्छे से याद रखना, ठीक है, और यहीं पर याद करके ही जाना है। मध्य प्रदेश की जलवायु के प्रकार। तो मध्य प्रदेश की जलवायु के 2 प्रकार हैं। कितने हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? एक तो मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है, और मध्य प्रदेश की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु भी कहा जाता है। अब इसको कहने के पीछे कारण क्या है वो समझते हैं। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है, इस कारण मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है। मैंने बताया था मध्य प्रदेश कैसा है, एक लैंड लॉक्ड राज्य है, मतलब इसकी सीमा किसी समुद्री सीमा को नहीं छूती है, उसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड राज्य।
ठीक है। भू आवेष्टित राज्य है, इस कारण इसको महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। तो दोनों रीजन अच्छे से याद करना अलग अलग। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहने के पीछे जो रीजन है वो कर्क रेखा है, और महाद्वीपीय जलवायु कहने के पीछे जो रीजन है वो भू आवेष्टित राज्य है। जलवायु से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली जो एमपीपीएससी पूछता है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछता है, पहला दूसरा तीसरा, और फिर ऑप्शन देगा पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीनों सही है, तीनों गलत है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अब नेगेटिव मार्किंग है तो आपको बिल्कुल शॉर्ट पूरा आना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र, जो भी मैंने पहली स्लाइड में आपको बताए थे। 4 जलवायु क्षेत्र होते हैं मध्य प्रदेश के। कौन कौन से? उत्तर का मैदानी क्षेत्र, उसके बाद इधर मालवा का पठार, फिर विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र और नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो ये 4 जलवायु क्षेत्र हमको पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से मैप ड्रॉ करो, उसमें बनाओ कहाँ कहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र हैं। ठीक है, हम भी यहाँ पर छोटा सा मैप बना लेते हैं क्योंकि जगह बहुत कम है। ये वाला सबसे पहला क्या है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। कहाँ से कहाँ तक था? तो ये उत्तर में, ये पूरा उत्तर का मैदानी क्षेत्र है। समुद्र से दूर स्थित होने के कारण उत्तर के मैदानी क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। ठीक है, समुद्र से दूर है तो किस टाइप की हो गई? महाद्वीपीय प्रकार की, जिस कारण यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। कौन कौन से क्षेत्र जिले आ जाएंगे इसमें? तो शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना इस क्षेत्र के प्रमुख शहर हैं। ग्वालियर, चंबल संभाग वाले जिले सब इसमें आ जाएंगे। मालवा का पठार सम जलवायु है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर ना तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ठंडी में ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो मालवा क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु न तो अधिक गर्म है, न ही शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। चीनी यात्री फायन ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था, जो कि मैंने आपको बता दिया था। कौन कौन से जिले आ जाएंगे इसमें? तो इंदौर, देवास, उज्जैन, सीहोर, रतलाम आदि क्षेत्र के प्रमुख शहर हैं। तो इंदौर और उज्जैन संभाग वाले जिले इसमें आ जाएंगे। आदर्श जलवायु के कारण मालवा मध्य प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है, जहाँ का क्लाइमेट अच्छा होगा, रेनफॉल अच्छा होगा, है ना, और टेम्परेचर अच्छा होगा, तो वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। तो ये वाला हो जाएगा सेकंड, मालवा का पठार। ठीक है, सम जलवायु है यहाँ की। और उत्तर के मैदानी क्षेत्र की जलवायु कैसी थी? विषम जलवायु थी, क्योंकि वहाँ पर गर्मी में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही थी और ठंडी में एक्सट्रीम ठंडी पड़ रही थी। और मालवा में साधारण गर्मी, साधारण ठंडी, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र तीसरा। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु सामान्य गर्मी में तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, लेकिन जब शीत ऋतु आती है, विंटर सीजन आता है, तब ठंडी ज़्यादा होती है। पचमढ़ी, अमरकंटक इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नर्मदा घाटी क्षेत्र, तो कर्क रेखा के सबसे पास स्थित कौन सा है? नर्मदा घाटी क्षेत्र। ये क्वेश्चन पूछा गया था। कर्क रेखा के समीप स्थित होने के कारण जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है वो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन ठंडी में सामान्य ठंड इसमें पड़ती है। नर्मदापुरम, जबलपुर, हरदा, नरसिंहपुर, खंडवा यहाँ के प्रमुख शहर हो जाएंगे। ठीक है, चारों अच्छे से याद कर लेना। मेन तो आप मैप से देख लेना, मैप से आपको सब कुछ याद होना चाहिए। तो मैप से अगर आपको चारों याद है तो कोई भी जिला पूछ ले तो आपको पता है कौन से क्षेत्र में कौन सा जिला आता है, तो आप आसानी से सही आंसर टिक कर सकते हो। बाकी चारों एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। उत्तर का मैदानी क्षेत्र, सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, फिर मालवा के पठार पे आते हैं। तो मालवा के पठार में साधारण गर्मी, साधारण ठंड पड़ती है। विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र में गर्मी में तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। उसके अलावा लास्ट है नर्मदा घाटी क्षेत्र, जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा के बहुत पास स्थित है। ठीक है, और ठंडी में सामान्य ठंडी रहती है। तो ये चारों चीज़ें जो मैंने बताई है वो अच्छे से याद होना चाहिए मैप से। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन से फैक्टर हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश की जलवायु को, वो प्रभावित करते हैं? तो भू आवेष्टित होना। मध्य प्रदेश कैसा है? एक लैंड लॉक्ड राज्य है। चारों ओर से भूमि से घिरा होने के कारण यहाँ पर तापांतर अधिक पाया जाता है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ का। ठीक है, कर्क रेखा तो बिल्कुल बीच से गुजरती है, इसलिए गर्मी ज़्यादा होती है। और जो नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है वो सबसे पास में स्थित है, इसलिए वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। समुद्र से दूरी, तो समुद्र से दूरी अधिक है
है ना, इस कारण भी तापमान अधिक है, टेम्परेचर ज़्यादा है। पर्वतों की स्थिति, तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के कारण वर्षा ज़्यादा होती है। भूमध्य रेखा से दूरी, जो इक्वेटर है उससे, मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। पठार, तो पठार और उच्चावच की अधिकता सम जलवायु बनाते हैं, जैसे कि मालवा के पठार पर है। मालवा के पठार की जलवायु कैसी है? सम जलवायु है। मध्य प्रदेश में वर्षा, मध्य प्रदेश में रेनफॉल देखते हैं, तो यहाँ पर मैप बना लेते हैं, छोटा सा रफ मैप, ठीक है। ऐसा तो मध्य प्रदेश नहीं है बट रफ है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है, इधर अरब सागर शाखा से और इधर बंगाल की खाड़ी शाखा से, दोनों ही शाखाओं से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, और मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो मैप से ध्यान रखेंगे, सबसे कम वर्षा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं तो वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती जाती है, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आते हैं तो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। इस तरह के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और पूरा ध्यान रखना है आपको मैप से, कि जब भी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाओगे तो वर्षा की मात्रा में कमी आती है, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आओगे तो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दोनों से प्राप्त मानसून है यहाँ पर। उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम वर्षा होती है उत्तर पश्चिम भाग में, और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा कम हो जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा वाले 3 जिले कौन से हैं? बालाघाट, जो कि दक्षिण पूर्व में ही आता है, छिंदवाड़ा और मंडला, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश दक्षिण पूर्व में हो रही है, तो दक्षिण पूर्व में जो भी जिले होंगे वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगी। तो बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला। एवरेज रेनफॉल कितना है मध्य प्रदेश का, याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 112 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भिंड जिले का गोहद। यहाँ पर भिंड जिले में गोहद आता है, वो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। वहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? पचमढ़ी। पंचमढ़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एवरेज रेनफॉल वाला जिला कौन सा है? बालाघाट। तो बालाघाट में औसत वर्षा सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम औसत वर्षा भिंड में, ठीक है। तो ये 4 फैक्ट है, याद रखना। सबसे कम वर्षा वाला स्थान गोहद, सबसे ज़्यादा पचमढ़ी, सबसे ज़्यादा औसत वर्षा कहाँ पर? बालाघाट में, सबसे कम भिंड में, ठीक है। यहीं पर हम एक और टॉपिक को समझेंगे, वर्षा की परिवर्तनशीलता क्या होती है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो वो कन्फ्यूजन यहाँ पर हम क्लियर करेंगे, ठीक है। वर्षा की परिवर्तनशीलता होती क्या है? तो एवरेज जितना रेनफॉल है, औसत वर्षा से वर्षा का कम या ज़्यादा होना वर्षा की परिवर्तनशीलता है, ठीक है। एवरेज रेनफॉल कितना है? 112 सेंटीमीटर। इससे जितनी कम वर्षा होगी या जितनी ज़्यादा वर्षा होगी, उतनी वर्षा की परिवर्तनशीलता ज़्यादा है। जितनी कम या जितनी ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं? वर्षा की परिवर्तनशीलता। अब यहाँ पर दोनों चीज़ों में बहुत अपोजिट है ये दोनों चीज़ें, कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा उत्तर पश्चिम में होती है, लेकिन वहीं पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा की परिवर्तनशीलता कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पूर्व में होती है, लेकिन सबसे कम वर्षा की परिवर्तनशीलता कहाँ पर है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पूर्व में, सबसे कम वर्षा उत्तर पश्चिम में, लेकिन वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है वो सबसे कम दक्षिण पूर्व में, सबसे ज़्यादा उत्तर पश्चिम में। तो कंफ्यूज मत होना इन दोनों में बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्षा की परिवर्तनशीलता, तो औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा का होना परिवर्तनशीलता कहलाता है। राज्य का औसत परिवर्तनशीलता प्रतिशत कितना है? 19.5%। इस डेटा को याद करेंगे, ठीक है। वर्षा की परिवर्तनशीलता राज्य में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है, ठीक है। वर्षा कम हो रही थी, लेकिन वर्षा की परिवर्तनशीलता बढ़ती है। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर परिवर्तनशीलता कम है, और उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा कम होती है, इसलिए वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है वो ज़्यादा है। तो कंफ्यूज मत होना दोनों चीज़ों में, याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में।
अब मैंने आपको बताया था जलवायु के दो फैक्टर होते हैं, एक होता है वर्षा रेनफॉल, एक होता है तापमान टेम्परेचर। तो वर्षा हमने पढ़ लिया, रेनफॉल, अब हम पढ़ेंगे तापमान टेम्परेचर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो तापमान है वो मई के महीने में होता है। ठीक है, मई के महीने में सबसे ज़्यादा तापमान होता है। ये आपने नहीं पढ़ा हो तो भी आप आराम से टिक कर सकते हो इसको। सबसे कम तापमान कब रहेगा? जनवरी के महीने में। सर्वाधिक तापांतर मार्च के महीने में होता है। तापांतर मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, दिन और रात के तापमान में जितना अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं? तापांतर या टेम्परेचर डिफरेंस। सबसे ज़्यादा कौन से महीने में होता है? मार्च के महीने में। सबसे ज़्यादा औसत तापमान वाला स्थान कौन सा है? गंज बासोदा। 1995 में यहाँ का तापमान कितना नोट किया गया था? 48.9 डिग्री सेल्सियस। और 2018 में खजुराहो का टेम्परेचर कितना नोट किया गया? 49.2 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ पर है? तो इंदौर में है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है तो याद करना, ऋतु वेधशाला कहाँ पर है? इंदौर में है। अब मैप से देखते हैं तो देखो, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने में तापमान में वृद्धि होती है, याद रखना। ठीक है, सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को द्वितीय गर्मी कहा जाता है और वार्षिक तापांतर उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा रहता है। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। मानचित्र रेखाएं देखते हैं। समताप रेखा, समदाब रेखा और समवर्षा रेखा क्या होती है? ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान लो ये सिर्फ रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ मैं, ऐसा है नहीं। जैसे मान लो यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, तो समताप रेखा मतलब क्या होती है कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम? समताप रेखा। जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है उसको क्या बोलते हैं? समताप रेखा कहा जाता है। समदाब रेखा समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहा जाता है और समवर्षा समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहा जाता है। इसके जो इंग्लिश टर्म्स है वो भी याद रखना, क्योंकि कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि हिंदी के टर्म्स नहीं लिखे होते हैं, इंग्लिश के ही लिखे होते हैं, हिंदी लैंग्वेज वाले पेपर में भी। समताप मतलब आइसोथर्म, समदाब मतलब आइसो बार और समवर्षा मतलब आइसो हाइट। तो आइसो हाइट लिखा रहेगा, कभी समवर्षा नहीं लिखा रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए, तो नोट डाउन कर लेना इसको अलग से। समताप मतलब आइसोथर्म, समदाब मतलब आइसो बार और समवर्षा मतलब आइसो हाइट। ठीक है, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा और समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समवर्षा रेखा कहलाती है। इसके अलावा एक और फैक्ट याद करेंगे जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो जनवरी माह में जो 21.1 डिग्री की समताप रेखा है, ठीक है, जनवरी माह में 21.1 डिग्री की जो समताप रेखा है वो मध्य प्रदेश को उत्तरी दक्षिणी दो भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, कौन सी? 21.1 डिग्री की जो समताप रेखा है वो जनवरी माह में मध्य प्रदेश को उत्तरी दक्षिणी दो भागों में विभाजित कर देती है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश में मानसून। तो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है और शीतकालीन मानसून भी होता है। तो मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है तो उसमें जून जुलाई में बारिश का होना ग्रीष्मकालीन मानसून कहलाता है। और इस मानसून से जो खरीफ की फसलें होती है जिनको मानसूनी फसलें ही कहा जाता है, जो कि मैंने आपको कृषि वाले टॉपिक में पढ़ा दिया था, तो चावल, सोयाबीन, मक्का, ये सब खरीफ की फसलें हैं और इनके लिए ये लाभदायक होता है ग्रीष्मकालीन मानसून। जो शीतकालीन मानसून होता है तो इस टाइम पे जब सर्दी पड़ती है तो नवंबर दिसंबर में कभी कभी हल्की बारिश हो जाती है जिसको मावठा भी कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है इसको? मावठा। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है तो नोट डाउन कर लेना। जो भी चीज़ें मैं अलग से बताती हूँ इसमें नहीं रहती तो उसको नोट डाउन करते जाया करो। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? मावठा कहा जाता है। और शीतकालीन फसलें कौन सी होती है? जो रबी की फसलें होती है उनको शीतकालीन फसलें कहा जाता है, तो उनको फ़ायदा पहुंचता है
जैसे कि चना, गेहूँ, सरसों, मटर रबी की फसलों के लिए लाभदायक होता है। तो मध्य प्रदेश में मानसून दो टाइप के, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है उसमें जून जुलाई में बारिश होती है, और जो खरीफ की फसलें होती है, जो मानसूनी फसलें होती है, जो मानसून पर ही डिपेंड करती है, जैसे कि चावल, सोयाबीन, मक्का वगैरह, ये सारी इनके लिए लाभदायक होती है। वहीं पर जो शीतकालीन मानसून है, नवंबर दिसंबर में जो हल्की सी बारिश होती है कभी कभी, उसको मावठा कहा जाता है स्थानीय तौर पर। और जो रबी की फसलें होती है, शीतकालीन फसलें होती है, चना, गेहूँ, सरसों, मटर वगैरह, इनके लिए लाभदायक होती है। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में ऋतुएं। ठीक है, तो वैसे तो अगर हम भारतीय परंपरा के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत सारी ऋतुएं होती है, 6 ऋतुएं होती है। ठीक है, स्प्रिंग, ऑटम सीजन वगैरह भी होते हैं, शरद, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु वगैरह। लेकिन यहाँ पर हम मेन 3 ऋतुएं पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी, समर सीजन, वर्षा ऋतु, मानसून, और तीसरी है शीत ऋतु, मतलब ठंड। ग्रीष्म ऋतु का समय क्या होता है, तो फरवरी से जून तक होती है। ठीक है, सूर्य के उत्तरायण होते ही संपूर्ण मध्य प्रदेश का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है। मई का महीना सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और तापांतर कब अधिक होता है, तो मार्च के महीने का तापांतर, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ताप की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो अधिकांश भाग है अति तापीय वर्ग तापमान क्षेत्र में आता है, मेगा थर्मल में आता है। और इस ऋतु को प्रदेश में उनाला के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखेंगे, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्रीष्म ऋतु है उसको मध्य प्रदेश में उनाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनाला कहा जाता है। सेकेंड है वर्षा ऋतु, मानसून। टाइम क्या रहेगा इसका? जून से मिड अक्टूबर तक रहती है। जून से क्या होता है, हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ये सब ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, है ना। जो सागरों के ऊपर से हवाएं आती है, और हवाएं कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। हाई प्रेशर मतलब टेम्परेचर कम, लो प्रेशर मतलब टेम्परेचर ज़्यादा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। प्रेशर हाई होता है मतलब टेम्परेचर कम, और प्रेशर लो होता है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा। और हवाएं कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती है। 60 सेंटीमीटर की जो सम वर्षा होती है, आइसो हाइट लाइन, मैंने क्या बताया था, सम वर्षा को क्या बोलते हैं? आइसो हाइट। मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी भागों में ये विभाजित कर देती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा हमारे मध्य प्रदेश में होती है। और इस ऋतु को चौमासा के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु को उनाला के नाम से, वर्षा ऋतु को चौमासा के नाम से जाना जाता है। जो भी जैन होंगे उनको पता होगा, चौमासा होता है ना उनके इसमें, कुछ पर्यूषण पर्व भी होता है इस टाइम पर। तो चौमासा करते हैं 4 महीने का वो, क्योंकि बारिश में ऐसा होता है ना कि ज़्यादा जो कीड़े मकोड़े आते हैं तो वो ना मरे, उसकी वजह से वो करते हैं फास्ट, रात को खाना नहीं खाते हैं। नेक्स्ट कौन सी है? शीत ऋतु। टाइम क्या रहेगा? अक्टूबर से फरवरी तक। और ये वाला फैक्ट मैंने आपको बताया था कि जो 21.1 डिग्री की समताप रेखा है, आइसोथर्मल लाइन है, वो मध्य प्रदेश को उत्तरी दक्षिणी 2 भागों में बांट देती है। रात में तापमान कम हो जाता है, इस कारण जो ऊंचे पठार या पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर पाला या कोहरा बनता है। ठीक है, और मैंने बताया था 2 टाइप की वर्षा होती है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। तो शीतकालीन जो वर्षा होती है उसको स्थानीय तौर पर मावठा कहा जाता है, और इस ऋतु को मध्य प्रदेश में सियाला के नाम से जाना जाता है। जो ग्रीष्म ऋतु थी उसको उनाला बोल रहे थे, जो वर्षा ऋतु थी उसको चौमासा बोल रहे थे, और जो शीत ऋतु है उसको क्या बोलते हैं? सियाला बोलते हैं। ठीक है, तीनों याद करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश में वन संसाधन। ठीक है, अब देखते हैं वनों का वर्गीकरण। जलवायु के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, प्रजातियों के आधार पर, प्रादेशिक आधार पर, चैंपियन और सेट के अनुसार। जलवायु के आधार पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। प्रशासन के आधार पर आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन होते हैं। प्रजातियों के आधार पर सागौन वन, साल वन और मिश्रित वन होते हैं। प्रादेशिक आधार पर सतपुड़ा मेकल, विंध्याचल श्रेणी, पन्ना विंध्याचल और मुरैना शिवपुरी पठार। चैंपियन और सेठ ने जो वर्गीकरण किया है उसके बेसिस पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, कटीले वन और उपाद्र पहाड़ी वन। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मैप से समझते हैं। अब देखो, जो वनस्पति है या वन है वो किस पर डिपेंड करेगा? तो जलवायु पर डिपेंड करेगा। जिस क्षेत्र की जैसी जलवायु होगी वहाँ पर वैसी वनस्पति उगेगी, या वैसी वनस्पति का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा।
ठीक है। तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ कितनी रेनफॉल होती है, कितनी बारिश होती है, उस हिसाब से वहाँ पर वनस्पति होगी। तो ये वाला जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ कौन से वन होंगे? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है। ये मध्य प्रदेश का जो बीच वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कौन से होंगे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और जो उत्तर पश्चिम वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन या फिर कटीले वन यहाँ पर मिलेंगे। एक एक करके सारे वर्गीकरण हम देखते हैं कहाँ पर कौन से टाइप की वनस्पति मिलती है। तो पहला जलवायु के आधार पर, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये 3 टाइप के जलवायु के बेसिस पर हमने विभाजन किया है। सबसे पहला देखते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर कौन से मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो कितनी आवश्यक वर्षा है? 100 से 150 सेंटीमीटर। इस वन की आधी प्रजाति के वृक्ष जो है वो वसंत के आगमन पर पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस कैटेगरी में जो भी वन आते हैं, जो भी वृक्ष आते हैं, जो भी वनस्पति आती है, वो सारी प्रजातियां अपने पत्ते नहीं गिराती है। इनमें से जो आधी प्रजाति है उसके पत्ते गिरते हैं, जो पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए कहा है आर्द्र पर्णपाती वन, है ना। सारी प्रजातियां इसमें भाग नहीं लेती है पतझड़ प्रक्रिया में, सारे जो प्रजातियां हैं अपने पत्ते नहीं गिराती है। कौन कौन सी प्रजातियां हो जाएगी इसकी? साल, बांस, महुआ, सागौन, शीशम, हर्रा। क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल। ठीक है, तो कनेक्ट करते जाना एक दूसरे से। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, आवश्यक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, और सर्वाधिक क्षेत्र में यही वाले वन पाए जाते हैं। और वृक्षों की जो प्रजातियां है वो पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेती है, सभी वृक्षों की प्रजातियां। आर्द्र पर्णपाती वन में आधे प्रजातियां भाग ले रही थी और पर्णपाती वन में सारी प्रजातियां भाग लेगी, मतलब इसकी जो सारी प्रजातियां हैं वो अपने पत्ते गिरा देती हैं। कौन कौन सी हो जाएगी? सागौन, शीशम, नीम, पीपल। और क्षेत्र नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर। और ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो 50 से 75 सेंटीमीटर की बारिश होती है। खैर, बबूल, पलाश, बैर इसमें आ जाएंगे। मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर वाला क्षेत्र। और कम वर्षा प्राप्ति के कारण कांटेदार और छोटी पत्ती वाले ये होते हैं। जलवायु के आधार पर देख लिया वर्गीकरण। अब प्रशासन के आधार पर आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन होते हैं। आरक्षित वन कितने प्रतिशत भाग पर है? 65.4%। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, याद करेंगे इसका परसेंटेज। जो आरक्षित वन है वो 65.4% भाग पर है। प्रशासन का इस पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है और जो वनों का कटाव है पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ठीक है, और अगर आप पकड़ लिया आपको काटते हुए तो बहुत कठोर प्रावधान है दंड के। संरक्षित वन कितने प्रतिशत भाग पर है? 32.8% भाग पर है संरक्षित वन। सामान्य नियंत्रण होता है, सामान्य प्रतिबंध है, और दंड का जो प्रावधान है वो भी सामान्य है। अवर्गीकृत वन 1.8% भाग पर है, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है और दंड का भी प्रावधान इसमें नहीं है। अब जो आरक्षित वन है यहाँ पर लिखा नहीं है तो नोट डाउन कर लेना, मैं बता देती हूँ। आरक्षित जो वन है सबसे ज़्यादा वनव्रत किस में है? तो खंडवा वनव्रत में सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम किस में है? छतरपुर में। और जो संरक्षित वन है वो इसका उल्टा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो वन होंगे वो छतरपुर वनव्रत में होंगे और सबसे कम किस में होंगे? खंडवा वनव्रत में। ठीक है, तो ये चारों याद करना। जो आरक्षित वन है वो सबसे ज़्यादा कौन से वनव्रत में है? खंडवा वनव्रत में, सबसे कम छतरपुर वनव्रत में। और संरक्षित वन इसका उल्टा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किस में है? छतरपुर वनव्रत में और सबसे कम है खंडवा वनव्रत में। प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण अगर करें तो सागौन का कितना क्षेत्रफल है? तो ये डेटा आप याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लगभग 20% भाग पर है सागौन के वन। साल के वन है 4.15% भाग पर। मिश्रित और अन्य वन है 58.49% भाग पर। और रिक्त खुला क्षेत्र है 18%। प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। सागौन वन, साल वन और मिश्रित वन। सागौन वन का जो वानस्पतिक नाम है वो पूछा जाता है, क्या है?
टेक्टोना ग्रैंडिस। भारत में सबसे ज़्यादा सागौन के जो वृक्ष है वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। क्षेत्र कौन सा है सागौन वनों का? बालाघाट, मंडला, नर्मदापुरम, बैतूल और छिंदवाड़ा। साल वन का वानस्पतिक नाम क्या है? शोरिया रोबस्टा। और कुल वन क्षेत्र के 4.15% भाग पर साल के वन पाए जाते हैं। और मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, शहडोल ये इसका क्षेत्र हो जाएगा। मिश्रित वन में तेंदू, महुआ, पलाश, बबूल, खेर ये सारे वनों पर जा जाएंगे। और क्षेत्र कौन सा है? बालाघाट, नर्मदापुरम, मंडला, छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। अगला वर्गीकरण है प्रादेशिक आधार पर। तो सतपुड़ा, मेकल, बघेलखंड पठार, विंध्याचल श्रेणी, पन्ना विंध्याचल श्रेणी और मुरैना शिवपुरी पठार। तो मैप बिल्कुल आपकी आंखों के सामने आ जाना चाहिए कहाँ कहाँ पर ये क्षेत्र है। ठीक है, सतपुड़ा, मेकल, बघेलखंड पठार कहाँ पर है? और वनों की दृष्टि से सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र है सागौन, हर्रा, महुआ, बांस आदि यहाँ पर मिलता है। विंध्याचल श्रेणी नर्मदा सोन घाटियों के उत्तर में और मालवा पठार की दक्षिणी सीमा पर है। पन्ना विंध्याचल श्रेणी सागर, दमोह, बिजावर पहाड़ी पन्ना तक तेंदुपत्ता, शीशम, पीपल यहाँ पर मिलता है। मुरैना शिवपुरी पठार, तो मुरैना शिवपुरी चंबल क्षेत्र तक कटीले वृक्ष सबसे ज़्यादा है, बबूल, पलाश, खेर, बेर आदि। ठीक है, तो ये वाला वर्गीकरण तो इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। जलवायु के आधार पर और प्रशासन के आधार पर आरक्षित, संरक्षित वगैरह ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हैरी जॉर्ज चैंपियन और एसके सेठ के अनुसार वनों का वर्गीकरण। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, तो बैतूल शहडोल रेखा के दक्षिण में स्थित है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, जैव मृत्तिका वन इनको कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वन यही है। कटीले वन, थॉर्न फॉरेस्ट चंबल घाटी में मिलते हैं। और उपाद्र पहाड़ी वन सतपुड़ा की जैसे ऊंची चोटी हो गई, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं उसके आसपास मिलते हैं। ये भी इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। प्रमुख वन उत्पाद देखते हैं तो सागौन, बांस, तेंदुपत्ता, लाख, खैर, महुआ ये सब क्या है? वन उत्पाद है, वन उपज है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वृक्ष है सागौन के 19.36% क्षेत्र, लगभग 20% क्षेत्र पर है। बोरी घाटी में सबसे ज़्यादा इनकी सघनता है। बांस, तो इंदौर के नौलक्खा में मध्य प्रदेश का सबसे पहला सरकारी बांस का शोरूम खोला गया। कहाँ पर? इंदौर में। सबसे ज़्यादा बांस बालाघाट जिले में पाया जाता है। तेंदुपत्ता भारत में उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। बीड़ी उद्योग में इसका उपयोग होता है। और लाख का जो कीट है वो कौन सा है? लेशिफर लक्का। उमरिया में इसका सरकारी कारखाना है। लाख का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, उमरिया में है। चूड़ी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। खैर वृक्ष, तो लकड़ी का उपयोग कत्था बनाने में होता है। शिवपुरी, मुरैना, बानमोर में इसके कारखाने हैं। महुआ का वानस्पतिक नाम क्या है? मधुका लॉगिफेलिया। कच्ची शराब बनाने में इसका उपयोग होता है। और इसको अभी हेरिटेज शराब का दर्जा दिया गया है, याद रखेंगे, हेरिटेज शराब का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन उत्पाद से संबंधित राष्ट्रीयकरण, तो तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1964 में। गोंद और हर्रा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। बांस का राष्ट्रीयकरण 1973 और सलई का राष्ट्रीयकरण 1973, दोनों साथ में याद करेंगे। बांस और सलई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1973 में। और साल बीज का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1975 में। मध्य प्रदेश में वनव्रत टोटल कितने हैं? 16 है। सबसे बड़ा खंडवा है, सबसे छोटा वनव्रत नर्मदापुरम है। सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त करने वाला वनव्रत कौन सा है? नर्मदापुरम का। और सबसे कम राजस्व प्राप्त करने वाला वनव्रत है छतरपुर का। तो ये कुछ फैक्ट्स है, ईयर्स वगैरह है, याद करेंगे। ठीक है, बार बार रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे तो ही याद होगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। संस्थान याद करेंगे वनों से संबंधित, तो राज्य का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। ये सारे ही संस्थान बहुत इम्पॉर्टेंट है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। वन विकास निगम भोपाल में है। 24 जुलाई 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। अब ईयर के साथ जिन संस्थानों की डेट लिखी हुई है उनकी डेट भी आपको याद करनी है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है, तो वन विकास निगम भोपाल में है। 24 जुलाई 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। पहला वन महाविद्यालय बालाघाट में, दूसरा वन महाविद्यालय बैतूल में। और बालाघाट वाला 1979 में और उसके ही अगले साल बैतूल में 1980 में।
इस तरह से दोनों साथ में याद करेंगे। पहला वन महाविद्यालय बालाघाट 1979 और अगले ही साल दूसरा वन महाविद्यालय बैतूल 1980 में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, 1982 में इसकी स्थापना हुई। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में 1988 में इसकी स्थापना हुई। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल में है, स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 2005 को। कब हुई? 12 जुलाई 2005 को। वन भवन भोपाल में है, 2023 में इसकी स्थापना हुई। जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी में है। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला उमरिया में है। ठीक है, सारे याद करेंगे। वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर 1963, वन विकास निगम भोपाल 24 जुलाई 1975, पहला वन महाविद्यालय बालाघाट 1979 और दूसरा वन महाविद्यालय बैतूल 1980। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल 1982, उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर 1988, इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल 12 जुलाई 2005, वन भवन भोपाल 2023, जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी और जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला उमरिया। लिख लिख के याद करेंगे तो और अच्छे से याद होगा। वन रिपोर्ट 2023 में जो आई थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसका डेटा 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कौन प्रकाशित करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हर 2 साल में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और कब से स्टार्ट हुई है? 1987 से। प्रत्येक 2 साल में जारी की जाती है। ये 18वीं रिपोर्ट है। 2023 की रिपोर्ट कौन से नंबर की है? 18वें नंबर की है, जो कि 2024 में जारी की गई थी। इसके बाद वाली अभी तक आई नहीं है, इसलिए हमको यही वाली पढ़ना है अभी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? वन रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग तो बालाघाट सबसे ज़्यादा, उसके बाद छिंदवाड़ा, उसके बाद बैतूल और उसके बाद मंडला। ठीक है, इनका डेटा थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले शाजापुर, उसके बाद उज्जैन, उसके बाद आगर मालवा, उसके बाद निवाड़ी। तो ऐसे जमाने को आता है, कम से ज़्यादा में जमाना है, ज़्यादा से कम में जमाना है, और इस तरह से तो आपको 4 याद करने पड़ेंगे। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला। सबसे कम वाले शाजापुर, उज्जैन, आगर मालवा और निवाड़ी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? उमरिया 55%, बालाघाट 53%, श्योपुर 52% और मंडला 46%। उमरिया, बालाघाट, श्योपुर और मंडला। न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा और रतलाम। उज्जैन का 0.69%, शाजापुर का 0.84%, आगर मालवा 1.83% और रतलाम 2.45%। 2023-24 सीजन में सबसे अधिक आग की घटनाओं वाले जिले कौन से हैं? तो रायसेन सबसे पहले नंबर पर है, देवास सेकंड नंबर पर है और सीहोर थर्ड नंबर पर है। ठीक है, वनों से संबंधित योजनाएं देख लेते हैं। तो पंचवन योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1976-77 में इसकी शुरुआत हुई थी पंचवन योजना की। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था इस योजना के तहत। पंचवन योजना 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण करना है। सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत भी 1976 में हुई, तो दोनों साथ में याद करना। पंचवन और सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू हुई? 1976 में। उद्देश्य क्या था इसका? तो निजी वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। चरण पादुका योजना 2018 में ये शुरू हुई और नाम से ही समझ आ रहा है चरण पादुका। तो जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए निःशुल्क जूते चप्पल प्रदान करना। जो जंगल में कलेक्ट करने जाते हैं तेंदुपत्ता जो संग्राहक है उनको जूते चप्पल प्रदान करना, चरण पादुका। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। 2018 में ये शुरू हुई थी। लोक वानिकी योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? तो निजी स्वामित्व वाली जो खाली ज़मीनें पड़ी हैं, ठीक है, जो प्राइवेट खाली ज़मीनें पड़ी है उन ज़मीनों पर बेहतर वन प्रबंधन करना। दीनदयाल वनांचल सेवा योजना 2016 में इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है?
तो सुदूर जो वन अंचल है वहाँ पे जो वन अधिकारी है उनके सहयोग से वनवासियों का कल्याण करना, जो वन में रहने वाले लोग हैं उनका कल्याण करना किसकी मदद से, जो वन अधिकारी होते हैं फॉरेस्ट गार्ड वगैरह की मदद से। ग्रीन इंडिया मिशन 2016 में इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य वनों के संरक्षण और उनके संवर्धन हेतु ये मिशन कार्य करता है। और मध्य प्रदेश राज्य वन विकास अभिकरण 2010 में इसकी स्थापना हुई। बिगड़े वनों का सुधार करना और रिक्त क्षेत्रों में नए सिरे से वृक्षारोपण करना इसका उद्देश्य है। तो सारी योजनाएं, उनके ईयर वगैरह याद रखना, उद्देश्य याद रखना। ठीक है, तो ये हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, जलवायु और वन संसाधन। अब हम MCQs PYQ सॉल्व करते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? तो सबसे ज़्यादा बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है। वैसे दोनों ही शाखाओं से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी से भी होती है और अरब सागर शाखा से भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा कहलाती है? तो 75 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है उसको जल विभाजक रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और किस आधार पर इसको कहा जाता है? क्योंकि कर्क रेखा बिल्कुल मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है? तो अभी बताया मैंने, कर्क रेखा। मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 3 ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो जलवायु के आधार पर हम देखें तो 4 भागों में बांटा गया है। स्टार्टिंग से वही समझा रही हूँ, चारों क्षेत्र मैंने समझाए थे। उत्तर का मैदानी क्षेत्र, मालवा का पठार, विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र और नर्मदा घाटी क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र है जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश के। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है। तो अभी मैंने आपको चारों समझाए थे, कहाँ पर किस टाइप की गर्मी, किस टाइप की सर्दी पड़ रही थी। तो अत्यधिक गर्मी और साधारण ठंडी वाला क्षेत्र कौन सा है? नर्मदा घाटी क्षेत्र। एक बार चारों रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर का मैदान जो था वो विषम जलवायु वाला क्षेत्र था, गर्मी भी एक्सट्रीम, सर्दी भी एक्सट्रीम। जो मालवा का पठार है वो सम जलवायु वाला क्षेत्र है, साधारण गर्मी, साधारण ठंड। विंध्याचल सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर गर्मी कम, सर्दी ज़्यादा, कम तो नहीं, गर्मी में साधारण गर्मी और सर्दी में ज़्यादा ठंडी सर्दी पड़ती है। जो नर्मदा की घाटी वाला क्षेत्र है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है क्योंकि कर्क रेखा के सबसे पास में स्थित है, और सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? तो सम जलवायु कहाँ की है? मालवा के पठार की। मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो यूनाला, चौमासा, सियाला, तीनों ही नामों से जाना जाता है। यूनाला किसको कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु को, चौमासा वर्षा ऋतु को और सियाला शीत ऋतु को कहा जाता है। सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा? तो सूर्य का उत्तरायण होने से तापमान में वृद्धि होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? तो कर्क रेखा पर। मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला स्थल कौन सा है? तो गंज बासोदा सबसे ज़्यादा तापमान वाला स्थल है। किस माह के समूह को प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है? तो दूसरी गर्मी सितंबर अक्टूबर में पड़ती है। मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? सबसे कम तापमान रहेगा शिवपुरी में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सबसे कम वर्षा ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाले रीजन में होगी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में वर्षा के औसत के संबंध में सही कथनों को छांटना है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र निम्न वर्षा का क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि औसत कितनी वर्षा होती है? 112 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है, नहीं 112 है, अभी बताया मैंने, तो ये गलत हो जाएगा।
125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा अधिक वर्षा का क्षेत्र है। बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे कम वर्षा भिंड के गोहद में होती है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को स्थानीय तौर पर मावठा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ पर है? तो इंदौर में है। ऋतु वेधशाला कहाँ पर है? इंदौर में। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में अवस्थित है? तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी में। पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और वो कहाँ पर है? सतपुड़ा मेकल श्रेणी में। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय है। शीत ऋतु कब से कब तक होती है? तो नवंबर से फरवरी तक। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सबसे ज़्यादा होता है? तो टेम्परेचर डिफरेंस मार्च में सबसे ज़्यादा होता है, मैंने आपको बताया था। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है मध्य प्रदेश की। सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। निम्न में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? तो प्रशासन के आधार पर वर्गीकरण बताया था वनों का। आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन 3 प्रकार के होते हैं। तो कठोर नियंत्रण वाला कौन सा है? आरक्षित वन है। कितने प्रतिशत भाग थे? 65.4% भाग पर इनका विस्तार था। और सबसे ज़्यादा कौन से वनरत्न में है ये? खंडवा में। और सबसे कम छतरपुर में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो सागौन के सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना हुई थी 24 जुलाई को। 24 जुलाई 1975 को। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो जबलपुर में है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है, भोपाल और जबलपुर के बीच में। इसमें तो भोपाल ऑप्शन में नहीं दिया है, अदरवाइज भोपाल जबलपुर में कन्फ्यूजन रहता है। तो जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? तो ये बालाघाट में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। प्रदेश का वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ पर है? बालाघाट में। 1979 में पहला खुला था और बैतूल में भी है, 1980 में खुला था यह। ठीक है, तो दोनों जगह है, बाकी पहला बालाघाट का है। किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है? तो खैर की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है। वनोपज है। मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल किसमें पाया जाता है? रातापानी बाग अभ्यारण्य में। बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाने वाले वन किस प्रकार के हैं? उष्ण आर्द्र पतझड़ वन है। आधी प्रजाति ही उनकी पत्ते गिराती है इसलिए। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। चीनी यात्री फाहियान ने किस क्षेत्र की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था? तो मालवा के पठार की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था, क्योंकि गर्मी में ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठंडी में ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, साधारण गर्मी साधारण सर्दी वाला क्षेत्र है। कौन सी समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तरी दक्षिणी 2 भागों में विभाजित करती है? तो जनवरी माह में 21.1 डिग्री सेल्सियस की जो समताप रेखा है वो विभाजित करती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। कर्क रेखा के समीप स्थित होने के कारण किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी रहती है? तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में। ऋतु वेधशाला इंदौर में है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश के वनावरण में 2021 की तुलना में कितनी कमी दर्ज की गई है? 612.41 वर्ग किलोमीटर की। मध्य प्रदेश के किस जिले में वन क्षेत्र सबसे कम पाया जाता है क्षेत्रफल के आधार पर? तो शाजापुर में सबसे कम है। चरण पादुका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तेंदुपत्ता संग्राहकों को निःशुल्क जूते चप्पल उपलब्ध करवाना। मध्य प्रदेश के किस वनव्रत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है? तो सबसे ज़्यादा राजस्व वाला नर्मदापुरम है। चैंपियन और सेठ के वर्गीकरण के अनुसार जैव मृत्तिका वन किसे कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को कहा जाता है।
मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस उत्पाद से बनी शराब को हेरिटेज शराब का दर्जा दिया है? तो महुआ से बनी शराब को। मध्य प्रदेश का पहला सरकारी बास शोरूम कहाँ स्थापित किया गया है? नौलखा, इंदौर में। अंकुर योजना जो चर्चा में रही, इसका संबंध किससे है? तो वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने से। मध्य प्रदेश में वन विभाग का संस्थापक किसको माना जाता है? कर्नल GF पियर्सन को माना जाता है वन विभाग का संस्थापक। मध्य प्रदेश राज्य बास मिशन का गठन किस वर्ष किया गया था? ये हुआ था 3 जुलाई 2013 में। ठीक है, तो हमारे दोनों टॉपिक मध्य प्रदेश की जलवायु और मध्य प्रदेश में वन संसाधन, उसकी थ्योरी, MCQ जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने करवा दिया है। बाकी अभी नई जो वन रिपोर्ट आएगी तो उसको हम अलग से कर लेंगे। जो भी करंट डेटा होगा उसको अलग से हम ऐड करते जाएंगे, उसके लिए अलग वीडियोस आ जाएंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप रिवाइज कर सकते हो। एग्जाम टाइम पर आपको काम आएगा रिवाइज करने में। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना ताकि और भी जो वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। अब स्क्रीन पर देखो MPGK की पूरी प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट, सारे लेक्चर देख सकते हो MPGK के। इसके अलावा जेल प्रहरी की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो वहाँ से अगर जेल प्रहरी का पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो। उसकी एग्जाम डेट वैसे अब आगे बढ़ गई है। ठीक है, और हम आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।